हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 2024 के अंदर हमें इंडिया के बाहर अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर हमने डिसीजन ले लिया है कि हमें बाहर से जाके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन करनी है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है इफ़ वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो अब्रॉड टू फर्दर आवर एजुकेशन। अब डिस्कशन के स्टार्ट से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। इसमें से सबसे पहला ये कि लास्ट ईयर यानी 2023 के अंदर इंडिया से टोटल 13 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे, अब्रॉड गए थे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हर साल मास्टर्स करने के लिए जाते हैं और सेकंड जो सेगमेंट होता है वो अपनी बैचलर्स डिग्री करने के लिए जाता है। और इंडिया से मेजॉरिटी 4 कंट्रीज के अंदर हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। अब ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब बात करते हैं कि 2024 के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब क्या हमें जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए, उससे पहले एक बार जॉब मार्केट सिनेरियो एंड एक बार थोड़ी सी ग्लोबल कंडीशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि मेरा ये अजम्पशन है कि हम में से मैक्सिमम लोग जो बाहर या तो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, हमारा गोल है कि हम अपने करियर में बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जा रहे हैं। और हम में से मेजॉरिटी लोग एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाहर ही सेटल होना चाह रहे हैं और बाहर ही एक जॉब ढूंढने की हम कोशिश करना चाहते हैं। इसमें से सबसे पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, दे आर द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। और इसी को लेके आजकल एक टर्म हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है मीडिया में, विच इज रिसेशन। रिसेशन का टेक्निकली मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर 2 कॉन्टिन्यूअस क्वार्टर्स के लिए जब हमारा जीडीपी नेगेटिव चला जाए। अब रिसेशन ऑफिशियली बहुत सारी कंट्रीज में नहीं आया है, पर कुछ कंट्रीज में ऑफिशियली आ चुका है। जैसे यूके एंड जापान 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर ऑफिशियली रिसेशन आ चुका है। जब भी रिसेशन आता है जनरली इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, जॉब्स थोड़ी सी कम होती है मार्केट के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट उन कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा हमें ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड, अगर बात करें कनाडा के बारे में, तो काफी सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2023 के अंदर कनाडा ने जस्ट रिसेशन लाइक कंडीशंस को टच करके निकला है बॉर्डर लाइन से। एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर हमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इंटरव्यूज मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के जिन्होंने लास्ट ईयर वहाँ से पोस्ट ग्रेड या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नाउ दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग जॉब्स। और वो काफ़ी और ज़्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट तब हो जाती है जब लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो कंट्री का, जो कि कनाडा में ऑलरेडी काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू इंडिया। थर्ड, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ की भी मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि 2023 के अंदर जस्ट बॉर्डर लाइन टच हुआ है रिसेशन का, पर ऑफिशियली एज सच रिसेशन नहीं आया। पर कई सारी इंटरनल रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उसका एक मेजर रीजन ये था कि दूसरी कंट्रीज के लोग, यानी माइग्रेशन काफी हाई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, तो फिर रिसेशन लाइक कंडीशंस ऑफिशियली हिट नहीं हुई, पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी लो हो गया है। फोर्थ, अगर बात करें यूएसए की, तो काफी सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि यूएसए ने 2023 के अंदर रिसेशन को अवॉइड कर दिया इन ऑफिशियल टर्म्स, और वहां पर अभी रिसेशन नहीं है। इसके साथ में एक और जो चीज आई है यूएसए के अंदर, वो है कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए हैं। और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से एक जो आउटकम कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है वो कि डॉलर एज अ करेंसी काफी स्ट्रांग हो गया है। बट इसका एक और मेजर आउटकम जॉब मार्केट पे ये आता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, थोड़ा सा अपना बजट टाइट कर लेती हैं और हायरिंग को कम कर लेती हैं, यानी हायरिंग डिक्रीज हो जाती है। फिफ्थ, हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर एज पर आरबीआई एंड एज पर आईएमएफ रिपोर्ट्स, वी आर नॉट फेसिंग रिसेशन एट ऑल, और ना ही हम अगले आने वाले सालों में रिसेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसका वन ऑफ द रीजंस है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी हर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसमें भी हमारी वर्किंग यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है जो अर्न करती है, जिसकी वजह से सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन जैसे कोविड हो गया या फिर कुछ एक्ट ऑफ गॉड हो गया, उसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी चांसेस है रिसेशन आने के। अगर वैसी सिचुएशन नहीं आती तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर नॉट गोइंग टू फेस रिसेशन एट ऑल। ऑब्वियसली इसके साथ में कई सारे डिफरेंट रिफॉर्म्स, हमारी पॉलिसीज, काफी सारे डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। एंड दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग। पर एज अ जनरल ट्रेंड, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम बाहर किसी फॉरेन कंट्री की बात करें, लेस नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग हायर्ड राइट नाउ, स्पेशली इन द आईटी सेक्टर। अब क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग जो अब्रॉड अपनी डिग्री करने जाते हैं वो स्टेम के अंदर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, तो इसमें मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बताना चाहूंगी रिलेटेड टू द इंडियन आईटी सेक्टर। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसका मेजॉरिटी रेवेन्यू, अराउंड 75-78% ऑफ द रेवेन्यू, इट कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। यानी हम दूसरी कंट्रीज को सर्विसेज देते हैं, तब हमारा मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है आईटी सेक्टर के अंदर आ रहा होता है। और अगर दूसरी कंट्रीज के अंदर रिसेशन है पर हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, पर क्योंकि वो हमारे आईटी सेक्टर के क्लाइंट्स है, तब भी हो सकता है हमारे आईटी सेक्टर के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स, हमें जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं वो देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन पर, विच इज लिमिटेड टाइम टू गेट अ जॉब।
जनरली जब हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके मास्टर्स या बैचलर्स करते हैं, एक बार हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एक जॉब फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यूएस का अगर एग्जांपल लें तो यूएस के अंदर जनरली हमारी ग्रेजुएशन के बाद हमें 1 साल का टाइम मिलता है। अगर आप स्टेम डिग्री से हैं तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, यानी इन टोटल 3 ईयर्स। अगर हम यूके जा रहे हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए तो हमें जनरली 2 साल का टाइम मिलता है। अगर हम पीएचडी स्टूडेंट है तो इट इज एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। पर एक बार ये टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उस कंट्री के अंदर नहीं रह सकते विदाउट अ जॉब। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। थर्ड चीज जिसका हमें पता होना चाहिए विच इज द टियर सिस्टम। जनरली इंडिया के अंदर हमें कॉलेजेस के अंदर टियर सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो एम्स या दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए उनको हम कहाँ डालते हैं, उनको हम टियर 1 के अंदर ऐड करते हैं क्योंकि वो बेस्ट एजुकेशन हमें दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे टियर 2 आ जाते हैं जिसमें काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे। ऐसा ही कुछ ट्रेंड हमें इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिलता है। हम जनरली IITs हो गए, टॉप NITs हो गए, दूसरे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उनको टियर 1 के अंदर ऐड करते हैं। फिर टियर 2 आ जाता है, फिर टियर 3 आ जाता है। ऐसे हम अपनी एक इमेजिनरी जो बाउंड्री है उसको क्रिएट करते हैं। अब हमें काफ़ी अनफेयर लगता है एज अ स्टूडेंट कि इंडिया के अंदर ऐसे टियर सिस्टम क्यों चलता है। पर ये टियर सिस्टम जो है ये काफ़ी ग्लोबल सिनेरियो है जो ग्लोबली भी आपको देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप यूएस के अंदर गए या अगर हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर गए तो सारे ही कॉलेजेस बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज की इक्वल रेप्यूटेशन है। बाहर के भी कॉलेजेस के अंदर कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, रेप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जनरली हर कंट्री के कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं जिनके एक तो रेप्यूटेशन हाई होती है जॉब मार्केट के अंदर, जिनको रिकॉग्नाइज ज़्यादा किया जाता है, जिनका एल्यूमिनाई नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जिनको जॉब मार्केट के अंदर इंटरव्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं और ज़्यादा आसानी से मिलते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि आपने किसी टियर 1 वाले कॉलेज से अगर किया है ग्रेजुएशन बाहर भी, चाहे पोस्ट ग्रेड किया है चाहे अंडर ग्रेड किया है, तो वहाँ पे बिना स्किल्स के आपको इंटरव्यूज मिल रहे होंगे और बिना स्किल्स के आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। डेफिनेटली आपके पास स्किल्स होने चाहिए, बट इफ यू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड फॉरेन कॉलेज तो इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू। इनफैक्ट यहाँ पे कई बार एज अ स्टूडेंट हमें कॉमन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। जब भी हम कहीं भी फॉरेन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं जनरली हम किसी एजेंसी को कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि वो हमारे एडमिशन प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सके। और कुछ एजेंसीज कई बार क्या करती हैं, बाहर के जो कॉलेजेस हैं उनके साथ टाई अप करती हैं और उनसे कमीशन लेती हैं। और ये जो कॉलेजेस होते हैं ये मैक्सिमम केसेस में उतने रेप्यूटेड कॉलेजेस नहीं होते, पर एजेंसीज क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लें ताकि उनका कमीशन हाई हो जाए। तो जब भी हम किसी एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं टू हेल्प विद आवर फॉरेन एडमिशन प्रोसेस तो उसमें इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि हमारी कॉलेज की रिसर्च हम खुद थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे कर रहे हों, हम रैंडम कॉलेजेस के अंदर जाके ना बैठ रहे हों। जिस भी कॉलेज में हम एडमिशन लेने का सोच रहे हो उसका हमें कंप्लीट आइडिया हो। तो यहाँ से हमारी सबसे बड़ी लर्निंग ये आती है कि अगर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड बाहर करने का सोच रहे हैं तो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि हम रेप्यूटेड कॉलेजेस के अंदर ही जा रहे हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिनको हम ढूंढते हुए जा रहे हैं, वो करियर प्रोस्पेक्ट्स जिनको हम ढूंढते हुए जा रहे हैं, वो हमें रैंडम कॉलेजेस के अंदर वहाँ पर मिल रहे होंगे। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट, डेटा कहता है कि यूएस जैसी कंट्री के अंदर लास्ट 42 ईयर्स के अंदर 11 रिसेशन आ चुके हैं। तो रिसेशन ऐसी चीज़ है जो कंट्रीज़ के अंदर आती जाती रहती है, पर अगर आप अपनी डिग्री एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, क्योंकि उसमें हमें नेटवर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा मिलती हैं और प्रायोरिटी पे मिल रही होती है। इसके साथ में एक छोटा सा मिसकंसेप्शन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को होता है कि हम बाहर जाकर एक डिग्री कर लेंगे जो इतने रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर नहीं होगी, पर जब हम इंडिया आएंगे तो उस डिग्री को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू द इंडियन डिग्रीज, जो जनरली उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट देयर इज़ अ रिपोर्ट जो कहती है कि बहुत सारे लोग जो बाहर ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं और जब वो इंडिया वापस आते हैं, हो सकता है वो ले ऑफ की वजह से वापस आ रहे हो सकता है वो किसी और रीज़न की वजह से वापस आ रहे हो, उन्हें जनरली अपना फर्स्ट जॉब जो है वो ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इनफैक्ट कई बार उन्हें थोड़े से पे कट्स भी लेने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। वाई? क्योंकि इंडियन एम्प्लॉयर्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडियन एम्प्लॉयर्स डोंट ट्रस्ट कि वो जॉब मिलने के बाद वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम दोबारा अपनी जिस भी कंट्री से आप आए हैं वहाँ पर जॉब मिलेगी तो आप वापस उस कंट्री के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, तो सस्टेनेबिलिटी उतनी नहीं है उस जॉब की। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है एम्प्लॉयर्स के अंदर। तो इसीलिए ये मिसकंसेप्शन हमें नहीं रखना चाहिए कि हम रैंडमली बहुत बड़ा सा लोन लेकर बाहर जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इंडिया के अंदर। डेफिनेटली प्रायोरिटी आपको उन केसेस में मिलेगी जब आप रेप्यूटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ रहे हैं और जो इंडिया के
अंदर काफ़ी अच्छे स्केल पर रिकग्नाइज है, जिसको एम्प्लॉयर अप्रिशिएट करता है। तो इन सारी चीज़ों की तो हमें नॉलेज हो गई। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसमें मैं बोलूँगी कि हमें 3 फैक्टर्स के ऊपर सोचना चाहिए। सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, और हम जाएंगे तो हम किन कॉलेजेस के अंदर जाने का सोच रहे हैं। अब उसमें हो सकता है कि हमें डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़े, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है हर एक कॉलेज के एडमिशन का। इसमें एग्जाम्स में जीआरई हो गया, जीमैट हो गया, आईलेट्स हो गया, टोफल हो गया, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स हैं। उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, बट अगर आपको उसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वील मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट इट। तो एक बार हमें पता चल गया कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम जाना चाहते हैं। सेकेंड चीज जिसके में क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट इज आवर इंटरेस्ट इन द फील्ड। अगर हमें पता होता है कि मुझे जेन्युइनली इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, तो हमारी एक इनेट, हमारे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है जो हमें एबिलिटी देता है टू बेट ऑन आवर सेल्स। तो उसमें हो सकता है फिर हम किसी टॉप के रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर हमें मिल नहीं पा रहा है एडमिशन, पर फिर भी हमें पता होता है मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ जरूर जाके मेहनत करूंगा। और ऐसे स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना जेन्युइन इंटरेस्ट है हमारे इस फील्ड के अंदर। थर्ड जिस चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए वो है हमारी रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट बेसिकली है कि बाहर जाना हमारे लिए कितना रिस्की है और कितना रिस्की नहीं है। अब यहाँ पर पर्सनली मैं रिस्क एपेटाइट को ऐसे डिफाइन करूंगी, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको लोन नहीं लेना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी ठीक है कि आप बाहर बिना लोन लिए जा सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंड, आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसके ऊपर खास कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब यू आर नॉट द सोल ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली। ऐसा नहीं है कि आपकी एक वाइफ है, आपके बच्चे हैं और आप अकेले अर्न कर रहे हैं फैमिली के अंदर, और अगर आप अर्न करना छोड़ देंगे तो फैमिली की कोई इनकम नहीं होगी, आप उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। थर्ड मैं डिफाइन करूंगी कि अगर आपको स्कॉलरशिप जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेड करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेड करने जा रहे हैं, और आपके पास वैसे फैमिली का सपोर्ट है, पर साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो बाहर जाके आपको एज सच उतना कोई बड़ा लोन नहीं लेना पड़ रहा, तो फिर मतलब हमारी रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी है, काफी स्ट्रांग है। पर अगर हम इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आते तो हम दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसमें हमारी रिस्क एपेटाइट लो है, यानी बाहर जाना स्पेशली इन द करंट इकोनॉमी हमारे लिए काफी रिस्की हो सकता है। अब इन माय पर्सनल ओपिनियन सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जिस भी कॉलेज के अंदर हम एडमिशन ले रहे हैं वो कितना रेप्यूटेड या फिर कितना रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। अगर वो रेप्यूटेड है, यानी वो येस की कैटेगरी में आता है, तो उसके बाद हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमें जज करना चाहिए कि क्या हमारा इस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है। अगर हमारा इस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है, यस, तो इस केस में तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इवन विद और विदाउट अ लोन वी कैन कंसिडर गोइंग आउटसाइड फॉर गुड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो इसको मैं येस बोलूंगी। पर मान लो हम उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जब हमारा रेप्यूटेड कॉलेज में तो एडमिशन हो रहा है, पर हमारा कोई खास जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड के अंदर। तो उतना अगर खास इंटरेस्ट नहीं है फील्ड के अंदर, फिर मुझे लगता है हमें खुद से पूछना चाहिए क्या हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी विदाउट अ लोन, या हमारी कोई फैमिली सिचुएशन ऐसी है क्या कि हम इस चीज़ को फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं क्या। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको रीडायरेक्ट करूंगी टुवर्ड्स अ यस, कि ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा कि उस फील्ड के अंदर हम लॉन्ग टर्म अपना करियर नहीं बना रहे होंगे, पर जो रेप्यूटेड डिग्री है, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है इंडस्ट्री के अंदर, प्लस हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है अच्छे कॉलेजेस के अंदर, तो वो चीज़ ऐसी है जो हमें लॉन्ग टर्म हेल्प करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस फील्ड के अंदर अपना करियर बना रहे हैं। तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हम डेफिनेटली जाने का सोच सकते हैं। बट इफ़ वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उस सिचुएशन के अंदर मेरी आपको पर्सनल एडवाइस रहेगी कि वी शुड नॉट गो फॉर इट। उसका मेरा रीज़न ये है कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एक डिग्री लेने के बाद कि हमें जॉब चाहिए। जॉब के लिए आपको एक्चुअली अच्छे से स्किल्ड होना पड़ेगा उसी सेम फील्ड के अंदर, जो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड के अंदर तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है टू फाइंड अ जॉब। तो वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है व्हेन यू आर सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्री, आपने लोन एक ले रखा है जिसका एडिशनल प्रेशर है आपके ऊपर, आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप ऐसी फील्ड में जॉब सीख करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई जेन्युइन इंटरेस्ट एज सच है नहीं। अब इसके बाद इसी का पैरेलल केस एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं इट इज नॉट अ वेरी रेप्यूटेड और नॉट अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, कोई नॉर्मल सा रैंडम कॉलेज है फॉरेन के अंदर जिसके अंदर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बोलूंगी कि हमें रिस्क एपेटाइट अपनी एनालाइज करनी चाहिए, यानी क्या ये चीज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या ये चीज हम उतना ईजिली अफोर्ड नहीं कर सकते। अब लेट्स सपोज यू आर इन अ कैटेगरी जहां पे इस चीज को आप ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस केस में मैं आपको कहूंगी गो फॉर इट, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपका यहाँ पे जेन्युइन इंटरेस्ट है
तो नॉर्मल से कॉलेज के अंदर भी काफ़ी अच्छा करियर वहाँ से बिल्ड किया जा सकता है। और अगर मान लो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू गो एंड डू अ डिग्री समवेयर, और अगर आपको इंडिया में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, आपको अच्छा कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको डिफरेंट कल्चर का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बाहर कुछ आपको एडिशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। तो वो एक एडिशनल चीज़ है जो भी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में यू कैन गो फॉर इट। पर अगर हम उस सिचुएशन के अंदर आते हैं जिसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी एक तो हमारा कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है, उसके साथ में हम उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और इसमें सबसे डेडली कॉम्बिनेशन तो पता ही क्या होगा, कि हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट उस फील्ड के अंदर नहीं है। तो इस सिचुएशन को तो आई विल से दिस इज अ बिग नो। वाई दिस इज अ बिग नो? बिकॉज दिस इज अ बिग गैम्बल। आप ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर जाके पढ़ रहे हो जिसको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी, नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होगा, आप उस चीज को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, प्लस आपका उस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हम तो लिटरली अपनी लाइफ के ऊपर गैम्बल कर रहे हैं अगर हम अभी बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी टू नॉट पुट आवरसेल्व्स इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और यहाँ पे दूसरा केस उन स्टूडेंट्स को आता है जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर। अब काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो इसी सिचुएशन के अंदर लाए करते हैं। यानी हमें हो सकता है उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा हो, हम उस चीज को उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें लोन लेना पड़ेगा एडिशनल, लेकिन हमारा उस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है और हम अच्छे से करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर। अब अगर हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो दिस इज अ कैटेगरी जहां पे वी हैव टू बेट ऑन आवरसेल्व्स। यानी आप में अगर वो इनेट बिलीफ है कि मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रांग है और मेरा हार्डवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, डेडिकेशन है मेरा एक विजन की तरफ, और मैं बिल्कुल निकाल के चला जाऊंगा, तो आप बिल्कुल बेट कर सकते हैं अपने ऊपर, आप बिल्कुल जा सकते हैं। वरना अगर हमारा इतना स्ट्रांग बिलीफ नहीं है और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अगर स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि यू कंप्लीट योर एजुकेशन हेयर, फिर यू गेट अ जॉब, एंड उसके बाद क्योंकि हमारा गोल है बाहर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाने का, तो आप डायरेक्टली किसी जॉब के थ्रू ही जाइए। मतलब यू डोंट गो आउट फॉर एन अंडर ग्रेजुएशन और अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यू गो आउट डायरेक्टली फॉर डूइंग अ जॉब। डेफिनेटली ये वाला जो रास्ता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया में बैठे बैठे बाहर का एक जॉब ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू वहाँ पे डिग्री करके एक जॉब ढूंढना। बट ये ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम अपने रिस्क को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देंगे, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी हो सकती है। सो दिस वॉज माई ऑल्टरनेटिव सजेशन टू एनी स्टूडेंट जो उस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर नहीं है कि यहाँ पर आप जॉब करिए एंड डायरेक्टली जो अपना सेकंड जॉब या थर्ड जॉब है वो आप बाहर की किसी कंट्री के अंदर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में फिर से बता देती हूँ, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये कंप्लीटली मैंने सारी सिचुएशंस को, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और स्पेशली मैंने ये सोच के बनाया है कि अगर मुझे अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड करने बाहर जाना होता तो मेरा डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता। अगर आपको फील होता है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें चेंज करना है अपने हिसाब से, या मुझे जहाँ पे नो था वहाँ तो मुझे जाना है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेड के लिए बाहर, या जहाँ पे येस था वहाँ तो मैं तो कंसिडर नहीं करूँगा जाना, देन इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल सिचुएशन होता है, हर किसी का अपना पर्सनल सिनेरियो होता है, एंड कई सारे लोगों के अपने पर्सनल बिलीफ्स भी होते हैं। तो इट्स कंप्लीटली फाइन। लॉन्ग टर्म में चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप ग्लोबली किसी और दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, अगर हम एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो डिफिकल्टीज हम सारे ही लोग फेस करेंगे, एंड गुड अपॉर्चुनिटीज मेजॉरिटीली सारी ही कंट्रीज के अंदर अवेलेबल होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम टाइम्स कि हम किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को सीक आउट करते हैं, उनको लेवरेज करते हैं, और फिर अपने लिए एक अच्छा करियर हम बना पाते हैं। तो आई होप कि आज का जो हमारा डिस्कशन था वो आपके करियर के अंदर कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट के अंदर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।